हेलो स्टूडेंट, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के आपके यूट्यूब चैनल में। अपने पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के सारे पोर्शन को समझ लिया था और आज हमारा क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर हम समझने वाले हैं और पहले चैप्टर का आज ये पहला लेक्चर है। अगर आप NCERT की किताब देखते हैं तो NCERT की किताब में यूनिट एंड डायमेंशन सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिजिकल वर्ल्ड बस एक चैप्टर है जिसमें आपको फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है। तो आज से ये आप यूँ समझ लो कि ये क्लास 11 का पहला चैप्टर है। फिजिकल वर्ल्ड का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ फिजिक्स क्या होता है इसको समझने के लिए आपको इसको पढ़ना है। अब यूनिट एंड डायमेंशन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर एक साल नीट के एग्ज़ाम में या जेई के एग्ज़ाम में यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप इसको बढ़िया से सुनेंगे, बढ़िया से समझेंगे तो आप आसानी से इसको पूरा कर पाएंगे, आसानी से आप इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 11 में नए हैं, जो इस चैनल से अभी जुड़े हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर सारा है वो पहले देख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में अच्छे से आए। दूसरी बात कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन रखिए और मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चल जाइए। तीसरी बात कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप कर करके असाइनमेंट, DPP या स्टडी मटेरियल की डिमांड कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी डिमांड को हम पूरा करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन बाबू क्या है? तो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप चीज़ों को नापना सीखते हैं, चीज़ों को नापना सीखते हैं, चीज़ों को सही तरीके से नापने का तरीका सीखते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर आपको पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है और एरर एनालिसिस उसके बाद आपको पढ़ना है। तो चलिए, जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जब फिजिक्स का हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैंने कहा था कि बाबू फिजिक्स जो है वो स्टडी है नेचर और नेचुरल फेनोमेना की, ठीक है। मैंने कहा था कि फिजिक्स जो है वो पढ़ाई है क्वालिटी और क्वांटिटी की। मैंने कहा था कि फिजिक्स के अंदर हम क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम नाप नहीं सकते। बचता है फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, डिफिनीशन मैंने बहुत सिंपल तरीके में ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो बाबू देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। सबसे सिंपल सा डिफिनीशन आपको समझना है। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, और मेजर कर करके आप उसको समझा सकते हो। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा पर आप समझिए पहले मेरी बात को। वैसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो और मेजर करके आप उसको समझा सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी होती। पर जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं पूछूं तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, आप तराजू पे खड़ा होकर के आसानी से बता सकते हैं। पर मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम अभी खुश हो, कितना खुश हो, तो बाबू उस खुशी का नापने का कोई पैमाना नहीं है, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिफिनीशन को सही तरीके से समझते हैं। देखिए बाबू, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच, ध्यान देखिएगा, वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हैं और नापने के साथ ही साथ आप दूसरी फिजिकल हैपनिंग्स
जो फिजिकल फेनोमेना हो रहा है, अगर आप उस फेनोमेना को उस क्वांटिटी से समझा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लॉज, वैसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बाबू कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच, फिर से मेरी बात सुनिएगा, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच various physical happenings can be explained and expressed in form of laws। laws क्या, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लॉज हमको समझने हैं, पर आप तत्काल समझिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है बाबू, वो फिजिकल हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है, इन फॉर्म्स ऑफ लॉ करता है। उसी लॉ को हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं बात करूं तो मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर ऑल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इन सब को आप नाप सकते हो। किसी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है आप नाप सकते हैं, किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है आप नाप सकते हैं, किसी चीज़ का मास कितना है आप नाप सकते हैं, किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, यहाँ से दिल्ली तक की दूरी कितनी है आप नाप सकते हैं, अभी समय क्या हो रहा है आप नाप सकते हैं, आपने किसी चीज़ के ऊपर बल लगाया आप उसको नाप सकते हैं। आप किसी चीज़ को नाप सकते हैं तो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि मेजरमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड क्या है ये उसके मेजरमेंट से हमको समझ में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, जैसे आपको मम्मी ने कहा कि जाओ आलू लेकर के आओ, तो आलू लेकर के आओ, तो आलू के साथ में उनको ये बोलना पड़ेगा कि आलू कितना किलो लेकर के आना है। तो किलो जो है ना, जैसे उन्होंने बोला 5 किलो, तो ये जो 5 आप देख रहे हो ये ही मेजरमेंट है। 5 किलो, जाओगे दुकानदार तराजू पे रखेगा आलू और वो 5 किलो मेजर करेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, और टू कंपेयर टू फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके हाथ में 2 वस्तु है, या यूं समझ लो आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट में जो टेनिस बॉल होता है और जो ड्यूज बॉल होता है, आप जानते होंगे कि टेनिस बॉल ड्यूज बॉल से हल्का होता है, ड्यूज बॉल थोड़ा भारी होता है टेनिस बॉल की अपेक्षा। तो आप ये कैसे आपको मालूम चला? आपने दोनों को मेजर किया एंड यू कंपेयर्ड। अगर मैं आपको मेजरमेंट आपको नहीं पता है, ठीक है, मेजरमेंट नहीं पड़ा आपको पता है, तो दोनों का साइज आइडेंटिकल है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो आप तो नहीं कह पाएंगे। पर आप क्या करते हो, आप एक को उठाते हो दूसरे को उठाते हो और सेंस से आप बता देते हो कि ये हल्का है और ये भारी है। दूसरी चीज़ मान लीजिए बाबू आपके पास जो है सोना है, गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड आप किसी 2 गोल्ड को कैसे कंपेयर करते हो? अगर गोल्ड की ज्वेलरी है तो आप कैसे कंपेयर करते हो? उसके वेट से कंपेयर करते हो कि कितने ग्राम का ये सोना है और कितने ग्राम का ये सोना है, क्योंकि दुकानदार, सोने का दुकानदार जो है, जो ज्वेलरी डील करता है, वो बाबू डिज़ाइन पे पैसे तो लेता ही है, पर उसका मूलतः पैसा लेने का जो होता है वो उसके मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बाबू हम। तो इसके अंदर आप 2 फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हो और किसी भी फिजिकल लॉ और या फिजिकल इक्वेशन को आप प्रूफ करते हो। मैंने कोई फिजिकल लॉ कह दिया, मैंने कोई इक्वेशन आपको दे दिया, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो इक्वेशन सही है? मैं टीचर हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो सही है। बात समझिएगा यहाँ पे। अगर कोई इक्वेशन मैंने लिख दिया, जैसे अगर मान लो कि एक इक्वेशन होता है t बराबर 2π√L/g, ये आप आगे पढ़ेंगे जब आप पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम का बाबू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस इक्वेशन से दिया जाता है, t बराबर 2π√L/g। तो मैं अभी तो आप जितने भी 11th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बाबू, आप तो अभी इस इक्वेशन से अननोन है। पर अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं कि v² - u² बराबर 2as, तो बाबू आप इस इक्वेशन से नोन है, आपने इस इक्वेशन को 9th क्लास में मोशन के चैप्टर में पढ़ लिया है, तो आप तो ये जान रहे हैं कि सर ने ये लिखा तो ये तो सही है। आ गई बात समझ में? पर इसके बारे में आप कह सकते हैं कि होगा, ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी इक्वेशन हो या कोई भी लॉ हो, उसको सही साबित करने के लिए हम मेजरमेंट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो रिप्रेजेंट करते समय आपको दो चीज़ों के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है बाबू यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए कपड़ा लेने के लिए, जैसे होता है ना कि हम शर्ट सिलवाते हैं तो हम जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, तो हम बोलते हैं भैया 1.25 मीटर कपड़ा देना, तो 1.25 जो है वो मैग्नीट्यूड है और जो मीटर है बाबू वो उसकी यूनिट है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने के लिए बढ़िया से एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 मीटर मीन्स अ लेंथ, सुनिएगा मेरी बात, 10 मीटर क्या समझते हो 10 मीटर से? तो आप कहिए कि 10 मीटर मीन्स अ लेंथ। कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि अगर 10 मीटर हम बोल रहे हैं तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर हम 10 किलोग्राम बात कर रहे हैं तो हम वेट की बात कर रहे हैं। अगर हम 30 सेकंड बात कर रहे हैं या 10 सेकंड बात कर रहे हैं तो हम टाइम की बात कर रहे हैं। इतना तो आप लोग समझदार जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 मीटर लिखा हुआ है बाबू तो 10 मीटर का मतलब क्या होता है? आप कहिएगा कि सर 10 मीटर मीन्स अ लेंथ विच इज 10 टाइम द यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यहाँ पे 10 जो आप देख रहे हो, ये जो आप 10 देख रहे हो बाबू, ये जो आप 10 देख रहे हो, ये 10 जो है वो 10 मैग्नीट्यूड है बच्चा। और जो आप मीटर देख रहे हो, ये जो आप m वर्ड देख रहे हो, ये बाबू यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है। क्लियर है? और यूनिट उस क्वांटिटी की अंडर कंसिडरेशन होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर लेंथ को नाप रहे हो तो आप वहां किलोग्राम की यूनिट लगा दीजिए या टाइम की यूनिट लगा दीजिए। मतलब हम जिस चीज को नाप रहे हैं उसकी प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए ताकि हमको समझ में आए कि हम किस चीज को नाप रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो बाबू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, गौर कर लीजिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जा कर करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग सिंबल आपको आएगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो बाबू कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है, याद रखिएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और यूनिट जो कि उससे आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी बाबू फिजिकल क्वांटिटी Q जो है वो N इंटू यू होगा। फिर से सुनिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी N इंटू यू होगा, जहाँ पे N जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू और जो U है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट। याद और भी रखना है कि N जो प्रोडक्ट होता है NU का, वो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। सुन लीजिए फिर से, NU जो है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मतलब N1 इंटू U1 इक्वल्स टू N2 इंटू U2। अभी मैं इसको एक नीचे बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा, सुनिएगा मेरी बात। जैसे NU बाबू कांस्टेंट है ना, देखो यहाँ पे NU इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? NU जो है वो कांस्टेंट है, तो N जो है बाबू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट U के होता है। मतलब अगर न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट छोटी होगी और अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होगी। जैसे हम बोले 100 किलो, तो 100 किलो, समझिए मेरी बात, 100 किलो में 100 बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रही है। किलो अभी आपको मैं समझाऊंगा, किलो छोटा लगने लगेगा आपको, पर मैंने 100 किलो के आगे कहा 1 टन, तो टन इज ऑल्सो यूज टू मेजर वेट। तो 1 टन जैसे ही मैंने कहा तो टन बड़ी यूनिट हो गई और एक न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो गई। सेम वेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे बाबू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये तो आप जानते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये तो आप जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई 10 किलो की कोई चीज है तो हम बोलेंगे 10 किलो, ठीक है, या हम उसको बोलेंगे 10,000 ग्राम। तो देखिए बाबू, ग्राम यूनिट अगर छोटी है तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है और केजी अगर यूनिट बड़ी है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है। इसको सबको आपको समझना है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बाबू फिजिकल क्वांटिटी के बहुत टाइप होते हैं, 3 टाइप हमको समझना है, ठीक है। बहुत टाइप में मतलब 3 ही टाइप होता है। ये मत समझिएगा कि सर ने बहुत टाइप कह दिया मतलब उसमें 10, 20, 50 होगा। 3 टाइप ही होता है, बट उसके अंदर उसका वर्गीकरण बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी का जिसमें हम रेशियो को इस्तेमाल करते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी में जो पहला फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, वो रेशियो है। और रेशियो क्या होता है?
इसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ध्यान रखिएगा, होगा ये फिजिकल क्वांटिटी बट इट विल ओनली हैव न्यूमेरिक वैल्यू। आ गई बात समझ में? फिर से रिपीट करता हूं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला रेशियो, और रेशियो में क्या बाबू? तो इट हैज ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का, सुनिए मेरी बात, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो हम लेंगे दैट इज कॉल्ड रेशियो। आ गई बात समझ में? जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बाबू? आगे तो समझिएगा, अभी बता देता हूं। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सुनिएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो ये होता है बाबू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में मैं आपको लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बाबू देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर की सेम यूनिट होगी और डेंसिटी ऑफ वाटर की सेम यूनिट होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की सेम यूनिट होगी, कट जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पे रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। दूसरा बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़े होंगे आप लाइट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में 10th क्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आप कहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। स्ट्रेन बाबू, चेंज इन लेंथ को अभी हम डेल्टा एल से दिखाते हैं और अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। ये सब बाबू रेशियो है, इन सब के पास खाली न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी। ये सब चीज को ध्यान से समझिएगा। एक नोट भी आपको हमने लिख दिया है। नोट क्या है बाबू? तो नोट है कि एंगल जो है वो रेशियो में एक्सेप्शन है। सुनिए मेरी बात, एंगल जो है वो रेशियो में एक्सेप्शन है। काहे एक्सेप्शन है? तो एंगल बाबू होता है आर्क बाई रेडियस। सुनिएगा मेरी बात, एंगल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क की यूनिट भी मीटर होती है और रेडियस की यूनिट भी मीटर होती है, पर एंगल की यूनिट यहाँ पे रेशियो में क्या होता है? रेशियो में तो किसी की यूनिट नहीं होती है, पर जब हम एंगल की बात करते हैं तो हमको एंगल को प्रॉपर यूनिट में दिखाना होता है, जिसके लिए या तो हम डिग्री या तो हम रेडियन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब एंगल की यूनिट होगी, वो होगी या तो डिग्री या तो होगी रेडियन, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। दूसरा जो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है बाबू वो स्केलर है। स्केलर वैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास, लेंथ, ये सब के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अगर स्केलर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव हो जाए तो वो डायरेक्शन नहीं दिखाता है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिखाता है। दूसरा होता है बाबू वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम जैसी फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब आप स्केलर की बात करते हो तो द कैलकुलेशन ऑफ स्केलर इज फॉलोड बाय सिंपल रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फिर से अगर आप स्केलर की बात कर रहे हो तो स्केलर में कैलकुलेशन जो है वो सिंपल, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से निकलता है। पर जब आप वेक्टर की बात करते हो तो बाबू यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको वेक्टर लॉज पढ़ना होता है। एंड वेक्टर लॉज में आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बार मैं रिपीट कर दूं, स्केलर के पास खाली मैग्नीट्यूड होगा और उसका कैलकुलेशन अलजेब्रा के सिंपल रूल से होगा। पर जब आप वेक्टर की बात करते हो तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन वेक्टर के सिद्धांतों पे होता है, वेक्टर लॉज पे होता है, जो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जब हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करेंगे उसी समय वेक्टर पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ही थोड़ा आगे और समझेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है बाबू? इसको बढ़िया से समझिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के वर्ल्ड में देयर आर सो मच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बोर्ड पे लिखने के लिए जाऊँ ना
तो मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा और अभी भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में होते हैं। उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आ रही बात समझ में? वैसे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी कहते हैं। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी कहते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं बाबू। देखिए नाम एक ही है, मतलब है एक ही, बट इसके नाम जो है वो बदल गए हैं। ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। क्लियर है। और वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी कहते हैं, वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है बाबू वो होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है? तो बाबू डिराइव क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटी होती है जिसको आप निकालते हो, आप डिराइव करते हो। देखो ना, वर्ड ही है डिराइव्ड। तो डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं कहूँ तो जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, जैसे अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैकेनिक्स में बाबू, ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को, मैकेनिक्स में मास, ठीक है, लेंथ, ठीक है, और टाइम को जो है बाबू, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया है। और इसकी यूनिट को, जैसे अगर मैं मास की यूनिट कहूँ तो उसकी यूनिट है मीटर, अगर सॉरी उसकी यूनिट है किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम। अगर मैं लेंथ की यूनिट बात करूँ तो वो है मीटर, और अगर मैं टाइम की यूनिट की बात करूँ तो वो है सेकेंड। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो है ना, जैसे मास, लेंथ और टाइम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, दे आर फंडामेंटल। मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और टाइम जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट जब आप डिराइव क्वांटिटीज की बात करते हो तो डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब आप जब मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो जैसे आप मैकेनिक्स में आए और आपने बात करी फोर्स की, तो फोर्स बाबू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी मैं आगे इसका फॉर्मूला भी आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसके अंदर मास और एक्सेलरेशन, ये जो देख रहे हो ना, मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड है, और एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट से हमने जो है फोर्स को डिराइव किया है। हम कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का, ध्यान से समझिएगा बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम मल्टीप्लिकेशन करके और डिवीजन करके विथ सुटेबल पावर, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके विथ सुटेबल पावर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से हम डिराइव क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बाबू, उसको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। तो इसकी यूनिट्स को समझिएगा बच्चा ध्यान से, इसकी यूनिट्स को बाबू हम बेस यूनिट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसकी यूनिट को हम बेस यूनिट का नाम देते हैं। जबकि जो डिराइव क्वांटिटीज है, जैसे फोर्स है ना, तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसकी यूनिट जब आप बात करोगे तो ये बाबू न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन जो है, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल से आप समझिए, जैसे बाबू मान लो बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है बाबू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। तो बाबू पोजीशन मतलब क्या? लेंथ।
और टाइम का मतलब टाइम। तो आप देख रहे हो, आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है ये डिराइव क्वांटिटी है, और जो पोजीशन और जो टाइम है ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका हमने क्या किया, डिवीजन किया, और डिवीजन कर करके हमने डिराइव करके वेलोसिटी निकाला। इसकी यूनिट बाबू मीटर पर सेकेंड होती है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या मीटर और ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ना बाबू, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, यूनिट को क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट, और वेलोसिटी जो है ये बन जाएगा आपका डिराइव्ड, ठीक है, क्वांटिटी। आ गई बात समझ में। उसी तरह से मैकेनिक्स आप समझ गए। अब कभी कभी क्वेश्चन आईआईटी में या नीट में कैसे बनता है कि जैसे मैकेनिक्स में बाबू मास, लेंथ और टाइम, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम जो है ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। बट क्वेश्चन में कभी क्या कर देगा कि आपको कहेगा कि वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन और उसके बाद फोर्स, ऐसे दे देगा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, तो उस केस में मास, लेंथ या टाइम क्या होगा। आप कहिएगा कि अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है कि मास, लेंथ और टाइम जो है वो आपको बाबू, ठीक है, ये डिराइव क्वांटिटीज बन जाएंगे। बट नॉर्मली जब ये क्वेश्चन डिमांड करेगा तब हम कहेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो मास, लेंथ, टाइम होता है मैकेनिक्स में, ठीक है, और डिराइव क्वांटिटी जिसको हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव करते हैं। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके डिराइव करेंगे या तो डिवाइड करके करेंगे। अब बाबू फिजिक्स की दुनिया में, ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर सपोज टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या क्या होते हैं वो, तो सबसे पहला होता है बाबू मास, ठीक है, दूसरा बच्चा होता है लेंथ, तीसरा होता है बाबू टाइम, चौथा होता है आपको बाबू करंट, ठीक है, पांचवा जो होता है वो होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और छठा जो होता है बाबू वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो सातवां होता है वो होता है बाबू आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको समझ लीजिए, मतलब फिजिक्स की वर्ल्ड में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और पूरी फिजिक्स के अंदर बाबू इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से दूसरे क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो इम्पल्स हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, वर्क हो। ठीक है, तो बाबू मास के लिए जो यूनिट होता है वो होता है आपका किलोग्राम। सिंबल अगर देखिएगा तो हम बाबू इसको केजी लिखते हैं। लेंथ के लिए जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और सिंबल हम एम लिखते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का होता है सेकेंड, और उसके लिए हम एस लिखते हैं। करंट के लिए बाबू एम्पियर होता है, ठीक है, और उसके लिए हम या तो आई लिखते हैं या तो हम ए लिखते हैं। टेम्परेचर की बाबू होती है केल्विन, और केल्विन के लिए हम कैपिटल के लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होता है, उसके लिए हम MOL लिखते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बच्चा कैंडिला होता है, जिसके लिए हम CAD वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये फिजिक्स के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा देयर आर 2, सुनिएगा मेरी बात, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, 2 जो है वो आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं बाबू, तो एक तो है रेडियन और दूसरा जो है वो है स्टेरेडियन। आ गई बात समझ में। सो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, रेडियन टू मेजर द एंगल और स्टेरेडियन टू मेजर द सॉलिड एंगल। ठीक है, मैं इस सबको डिस्कस करूंगा लेक्चर में आगे।
पर तत्काल आपको ये समझना है कि दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है? तो रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन है, और ये जो 7 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी जो यूनिट होती है उनकी यूनिट को हम बेस यूनिट का नाम देते हैं। मतलब आप ये जो देख रहे हो केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर के लिए आई और ए, के, मोल, कैंडिला, ठीक है, ये जो आप यूनिट देख रहे हो दीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए और आगे फिर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। अब बाबू फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी के अलावा भी एक क्वांटिटी होती है, एक यूनिट होती है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है तो उसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी, अगर डिराइव क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट डिराइव यूनिट कहलाएगी। पर इन सब के अलावा एक और यूनिट होती है जिसको हम प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट किसी भी सिस्टम से तो रिलेट नहीं करता है, बट इसका इस्तेमाल आपको फिजिक्स में पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिकल यूनिट में क्या होता है, तो बाबू डिस्टेंस को नापने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस को नापने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। बेसिकली जब हम लॉन्ग रेंज डिस्टेंस की बात करते हैं, या हम द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स की बात करते हैं, या हम डिस्टेंस बिटवीन 2 गैलेक्सी की बात करते हैं, तो हम उस समय लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है ना, ये लाइट ईयर जो है वो एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ये किसी सिस्टम से रिप्रेजेंट, किसी सिस्टम में ये रिलेट नहीं करता है, बट इसका इस्तेमाल आपको पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम हॉर्स पावर की बात करें, ठीक है, आप पढ़ते हो ना कि किसी भी गाड़ी की क्या हॉर्स पावर है, तो कोई भी गाड़ी की हॉर्स पावर भी जो है वो एक बाबू प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट पावर की है। ठीक है, समझ रहे हो? तो दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, ये किसी भी सिस्टम से रिलेट नहीं करते हैं, बट दे आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बाबू इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी कहा बाबू कि जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो क्या है, तो वो है मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर की हम बात करें तो मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स में बाबू जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो मास, लेंथ और टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी को पहले फंडामेंटल मानते हैं और अभी पहले इसी को लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो पहला सिस्टम यूनिट है जिसको हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या है बाबू? तो आप कहिएगा एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है सर जिसके अंदर लेंथ को, ठीक है, हम फुट में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। जैसे हम पूछते हैं ना आपकी हाइट क्या है, तो आप बोलते हैं 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 8 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ को फुट में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मास जो है बाबू उसको हम पाउंड में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप केक परचेज करते हो तो केक क्या होता है, केक पाउंड में आता है, सही बोल रहे हैं ना? तो केक पाउंड होता है, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक। ठीक है, और टाइम जो है, ठीक है, वो हो गया सेकेंड। तो एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसके अंदर हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है, जो दूसरा यूनिट है वो होता है आपका बच्चा वो होता है आपका सीजीएस सिस्टम। अब देखिए बाबू सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम। अभी देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट जब हम अभी मैकेनिक्स की ही बात कर रहे हैं तो हम 3 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका हमको जरूरत पड़ेगा हम उसी की बात करेंगे, मास, लेंथ और टाइम की ही बात करेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, उसके अंदर हम लेंथ को बाबू सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है,
अगला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आता है जिसको हम MKS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी MKS सिस्टम को बाबू कहीं कहीं SI सिस्टम भी कहा जाता है। और याद कर लीजिएगा, अभी मैं बोलूँगा तो MKS सिस्टम में क्या होता है कि MKS सिस्टम में लेंथ जो है, ठीक है, या जो मास है या जो लेंथ है, तो बाबू मिस्टेक हो गया, टाइम। तो MKS सिस्टम में लेंथ को बाबू हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। तो MKS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। अब फिजिक्स के अंदर जब आप सॉल्व करते हो, जब न्यूमेरिकल बनाते हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन फिजिक्स वी हैव टू वर्क विथ SI सिस्टम। SI सिस्टम मतलब जब भी फिजिक्स में कोई डाटा आपको मिले, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो आप बाबू वहाँ पे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड लेकर के चलेंगे। तो हम कहते हैं कि इन फिजिक्स वी हैव टू वर्क विथ SI सिस्टम ओनली, ठीक है। इसको बाबू आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिल जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आपको SI में ले आना है, कन्वर्ट करना है। तो बस हमने क्या बोला, अभी कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि जब आप यूनिट एंड डायमेंशन जब आप पढ़ते हो ना, तो आपका मेन पर्पस यही होता है कि आप कन्वर्सन कर पाओ। अगर मान लो कि दिया हुआ है CGS सिस्टम में कोई डाटा, तो आप उसको कैसे MKS में कन्वर्ट करोगे, बाद में इम्प्लीमेंट करोगे, इसी के लिए हम इसको पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला की बात अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाबू आपका काम है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम डिराइव क्वांटिटी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपको डायमेंशनल फार्मूला हम आपको लिख के बता देंगे। आपका काम है इसको सिस्टमेटिकली नोट करना, ठीक है। सिस्टमेटिकली नोट कीजिए। और जो पीछे का लेक्चर अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाइए और जो पीछे का लेक्चर है आप उसको देख लीजिए, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में बाबू नंबर लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।